नमस्कार। लर्निंग मंत्रा के अभ्यास सीरीज में आपका स्वागत है। राजनीति विज्ञान अभ्यास सीरीज के अंतर्गत हमारा आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के कार्यों को निम्न विषयों तक सीमित करता है। एक है व्यक्ति की बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक उपद्रवों से रक्षा, दो है संपत्ति की लूट एवं क्षति से रक्षा, और तीन है व्यक्ति की धोखेपूर्ण समझौते एवं समझौतों के उल्लंघन से रक्षा। तो यहाँ पर आपको कूट की सहायता से सही जवाब देना है। आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, उदारवाद। क्वेश्चन नंबर 2 में है, एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पहली बार स्पष्ट किया गया। कहाँ पर किया गया था? तो वो ब्रेवरीज प्रतिवेदन में किया गया था। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। आपको बता दें कि ग्रीन ने कल्याणकारी राज्य के विचार का पूर्वाभास किया था, लेकिन लॉर्ड विलियम ब्रेवरीज की रिपोर्ट 1943 को श्रेय मिलना चाहिए, जिसने 5 बड़ी बुराइयों जैसे बीमारी, बेरोजगारी, अज्ञानता, भुखमरी और आश्रयाभाव के उल्लंघन में राज्य की सकारात्मक भूमिका की कामना किया था। क्वेश्चन नंबर 3 में है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत यह सिद्ध करना चाहता था कि राज्य क्या है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या सी, एक यंत्र के रूप में राज्य को यह परिभाषित करना चाहता है। सामाजिक समझौता यह सिद्ध करना चाहता था कि राज्य एक यंत्र है। सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत राज्य के यंत्रीय सिद्धांत के साथ निकटता से जुड़ा है। इसमें यह कल्पना की गई है कि राज्य का निर्माण सब मनुष्यों ने मिलकर सबके हित साधन के उद्देश्य से किया है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, राज्य का कौन सा कार्य सकारात्मक उदारवाद से संबंधित है। तो राज्य का कौन सा कार्य सकारात्मक उदारवाद से संबंधित है? तो आंसर होगा आपका डी, समाज कल्याण की अभिवृद्धि। सकारात्मक उदारवादी समाज हितकारी राज्य चाहते हैं। यह व्यक्तिवादी राज्य से भिन्न है। यहाँ राज्य संरक्षक है, न कि संवर्धक की भूमिका निभाता है। सकारात्मक उदारवाद को ही दूसरे शब्दों में कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, समझौता सिद्धांत का वास्तविक दोष यह नहीं है कि यह अनैतिहासिक है, अपितु इसमें यह भी विचार निहित है कि अधिकारों तथा दायित्वों का अस्तित्व समाज से पृथक हो सकता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है टी.एच. ग्रीन का। विकल्प संख्या ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है, जॉन लॉक राजनीतिक दर्शन में सही क्रम चुनना है। तो जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन में कौन सा यहाँ पर शब्दों का सही क्रम होगा? तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी, नैसर्गिक अधिकार। उसके बाद आएगा प्राकृतिक अवस्था, फिर आएगा अनुबंध और उसके बाद आएगा सिविल समाज। आपको बता दें कि लॉक के अनुसार मनुष्य के जन्म के साथ ही उसे प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। प्राकृतिक अवस्था की कठिनाइयों को दूर करने के लिए मनुष्य आपस में अनुबंध करते हैं और नागरिक समाज की स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता क्या है। तो हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता जो है वह एक विवेकशील अनुबंध था। आंसर यहाँ पर आपका डी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्न में से किस विचारक ने महात्मा गांधी को सर्वाधिक प्रभावित किया था। तो महात्मा गांधी के विचारों को सर्वाधिक प्रभावित करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो था काउंट लियो टॉलस्टॉय का। विकल्प यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तकें महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई हैं। तो महात्मा गांधी के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं, इसका जवाब आपको कोड की सहायता से देना है। सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, 1 और 3। यहाँ पर हम आपको महात्मा गांधी की कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में बताएं। एन ऑटोबायोग्राफी और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद अ ट्रूथ 1927 में हुआ। सर्वोदय को इन्होंने लिखा 1954 में। हिंद स्वराज को 1909 में। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका 1956 और पंचायत राज के नाम से इन्होंने लिखा 1987 में।
क्वेश्चन नंबर 10 में है गांधी के ट्रस्टीशिप से अभिप्राय क्या है। तो गांधी का जो ट्रस्टीशिप है उसका अर्थ होता है संपत्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व, किंतु इसका सामाजिक उपयोग। विकल्प संख्या सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है निम्नलिखित शब्दों में किसकी आलोचना की गई है। यह निरंकुशता के सभी रूपों का भयंकर भिन्न है। वह जैकोबिन और सीजर के अधिनायकवाद का जनक है और कांट एवं हीगल के निरंकुशतावादी सिद्धांतों का प्रेरक है। तो यह किसके बारे में है, तो यह है रूसो के बारे में। विकल्प यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राजनीति में 3 भाषा शैली की बात की है। तो 3 भाषा की शैली की बात करते हैं मॉरिस जोन्स। विकल्प यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। हम आपको बता दें कि मॉरिस जोन्स ने भारत में राजनीतिक आचरण की भिन्नताओं को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय राजनीतिक जीवन को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है, जिसको उन्होंने भारतीय राजनीति के 3 मुहावरे या 3 भाषा शैली कहा। उनके अनुसार इन 3 भाषाओं को आधुनिक परंपरावादी और संतवादी भाषा का नाम दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 में है अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए बाह्य परिस्थितियां हैं। यह कहा था, किसने कहा था, यह किसका कथन है। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या बी, टी.एच. ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 14 में है निम्न में से संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक कौन था। तो संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक था वान गियर्क। विकल्प संख्या यहाँ पर डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में है जीन बोंदा ने अपनी सार्वभौमिकता की संकल्पना उधार लिया था किससे। तो सही जवाब यहाँ पर होगा आपका विकल्प संख्या बी, फ्रांस के धार्मिक युग से। यहाँ पर हम आपको बता दें कि बोंदा पर भी अपने युग का गहरा प्रभाव था। वह राष्ट्रवादी था। उसका उद्देश्य यह सिद्ध करना था कि फ्रांस का राजा संपूर्ण फ्रांस का स्वामी है। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों धर्मावलंबी इसकी अधीनता में हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है निम्नलिखित में से किसने कहा कि कल्याणकारी राज्य वह राजा है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी, टी.डब्ल्यू. कांट। क्वेश्चन नंबर 17 में है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा के समान है, इस मान्यता का प्रतिपादन किसने किया है। तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, हीगल ने। यहाँ पर हम आपको बता दें कि हीगल ने तत्कालीन जर्मनी में उभरते हुए राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकीकरण की शक्तियों के मानव इतिहास की बहुत बड़ी देन मानते हुए कहा है। इसी से आधुनिक फासिस्ट विचारधारा का विकास हुआ और इसी कारण हीगल को फासीवाद का आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में है 20वीं शताब्दी में नकारात्मक स्वतंत्रता वैयक्तिक के लिए नहीं, यह गैर व्यक्तिवादी निगमित वृहदाकार मुक्त उद्यमों के लिए आगे बढ़ने का साधन बन गई है। यह किसने कहा था। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा F.A. हेयक ने कहा था। आंसर आपका ए वाला सही होगा। हेयक स्वतंत्रता के समान वितरण में विश्वास नहीं करता। यह कहता है कि समाज में कोई स्वतंत्र न हो, इससे अच्छा यह है कि कुछ लोग तो स्वतंत्र हों। किसी स्वतंत्रता का महत्व निर्धारित करने के लिए यह नहीं देखना चाहिए कि वह सभ्यता को कितनी ऊंचाई तक ले जाएगी। हेयक बाजार प्रणाली के अंतर्गत व्यक्ति स्वतंत्रता की समस्या का हल करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 19 में है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखा था। तो ये पुस्तक है विकल्प संख्या डी में जॉन रॉल्स की। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी अगर हम बताएं आपको, तो रॉल्स की प्रसिद्ध कृति अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रकाशित हुई। रॉल्स की कृति में न्याय के अमूर्त और दार्शनिक सिद्धांत को ऐसे रूप में उभारा गया जिसके अंतर्गत अधिकारों और आय और संपदा के वितरण के क्षेत्र में नीति निर्माण के लिए ठोस सुझाव प्रस्तुत किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 20 में है समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई, यह कथन किसका है।
तो ये कथन है लॉर्ड एक्टन का। विकल्प संख्या यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। डी टॉकविले और लॉर्ड एक्टन का मानना है कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं। इस तथ्य को आप ध्यान रखेंगे। लॉर्ड एक्टन लिखते हैं समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। क्वेश्चन नंबर 21 में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या डी, उदारवाद लोकतंत्र युक्त व्यक्तिवाद है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि मैकबर्न का कथन है कि राजनीतिक विचारधारा के रूप में उदारवाद दो पृथक पृथक तत्वों का सम्मिश्रण है। उनमें एक लोकतंत्र है और दूसरा व्यक्तिवाद। क्वेश्चन नंबर 22 में है समान लोगों के साथ समान व्यवहार एवं असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार का अर्थ क्या होता है? सही जवाब होगा समानुपातिक समानता। विकल्प संख्या ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर हम आपको बता दें कि कुछ लेखकों के अनुसार समानता का अर्थ आनुपातिक समानता है। कहने का मतलब है कि समान व्यक्तियों में समानता और असमान व्यक्तियों में असमानता। अरस्तु ने इसी सिद्धांत का समर्थन किया है। क्वेश्चन नंबर 23 में है कार्ल मार्क्स के अनुसार। यहाँ पर आपको राज्य के नेचर को बताना है। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का यंत्र है। आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में है श्रमिक संघवाद से अभिप्राय क्या है? तो श्रमिक संघवाद से अभिप्राय है आपका उपर्युक्त सभी को सामाजिक सिद्धांत के समूह से, सामाजिक संगठन के सिद्धांत से और एक कार्य योजना से। तो आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में है मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद में शोषण की अनिवार्यता निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्याख्यायित की जाती है? सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, वर्ग शासन के साधन के रूप में राज्य। क्वेश्चन नंबर 26 में है सामाजिक समाज में, समाजवादी समाज में राज्य निम्न में से कौन से कार्य संपन्न करता है? यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको कूट की सहायता से अपने विकल्प का चयन करना है। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा डी, 1, 2, 3 और 4 ये चारों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा था? तो मार्क्सवाद को युग का भ्रम कहा था एक्टन ने। आंसर यहाँ पर आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में है आनुपातिक प्रतिनिधित्व को इस रूप में भी जाना जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा हेयर योजना के रूप में जाना जाता है। विकल्प संख्या डी। क्वेश्चन नंबर 29 में है डेमोक्रेटिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डेमोक्रेटिक थ्योरी पुस्तक का लेखन किया था जी सार्टोरी ने। विकल्प संख्या डी। क्वेश्चन नंबर 30 में है राजनीतिक दल के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है? तो राजनीतिक दल के लिए अनिवार्य तत्व नहीं होता है लोकतांत्रिक स्वरूप। विकल्प संख्या सी। क्वेश्चन नंबर 31 में है लोकमत मनुष्यों के ऐसे विषयों से संबंधित मतों का योग है जो समुदाय के हितों को प्रभावित करते हैं। यह किसने कहा है? तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, लॉर्ड ब्राइस। क्वेश्चन नंबर 32 में है निम्नलिखित में से कौन जनतंत्र में राजनीति के लिए आवश्यक तत्व नहीं है? तो सही जवाब होगा यहाँ पर आपका विकल्प संख्या ए, काडर या संवर्ग। हम आपको बता दें कि राजनीतिक दल के अध्ययन में सदस्यता की संकल्पना का अपना महत्व है। सदस्यता का स्वरूप हर प्रणाली के साथ बदलता रहता है। संवर्ग दल की अवधारणा सर्वाधिकारवादी व्यवस्था, विशेषकर साम्यवादी राजनीतिक प्रणाली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33 में है निम्नलिखित में से किसने उदार एवं उग्र बहुदलीय व्यवस्था के बीच प्रभेद प्रस्तावित किया है? तो सही जवाब होगा आपका यहाँ पर विकल्प संख्या सी, जी सार्टोरी। क्वेश्चन नंबर 34 में है निम्नलिखित में से किसने निर्वाचन व्यवस्था और दलीय व्यवस्था के बीच सह संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है? तो सही जवाब होगा यहाँ पर आपका विकल्प संख्या बी, एम डुवर्जर ने।
हम आपको यहाँ पर बता दें कि डुवर्जन ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज में दल पद्धतियों और निर्वाचन प्रणालियों में घनिष्ठ संबंध माना है। उसके अनुसार सामान्य बहुमत प्रणाली दलों में स्वाभाविक दोहरापन लाने का कार्य करती है। उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन की द्विदलीय प्रणाली का विकास बहुदलीय पद्धति की सहगामी होती है। क्वेश्चन नंबर 35 में है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही संबद्ध नहीं है, यानी कि यहाँ पर आपको गलत मेल बताना है। सही जवाब होगा अनियमित दबाव समूह कृषक संगठन, विकल्प संख्या डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में है, संविधान राज्य के पदों के वितरण, संप्रभुता के आवास और राज्य के उद्देश्य को निर्धारित करने वाली व्यवस्था है। यह परिभाषा किसने दिया है? तो सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या बी, अरस्तु ने दिया है। अरस्तु ने कहा कि राज्य के पदों के निर्धारण की व्यवस्था है संविधान, जिसमें यह निर्धारण किया जाता है कि राज्य का कौन सा पद, विशेषकर सर्वोच्च पद, किसे मिले। अरस्तु ने एक अन्य जगह लिखा है कि संविधान उस जीवन पद्धति का प्रतीक होता है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए अपनाई जाती है। अरस्तु संविधानों का वर्गीकरण दो सिद्धांतों के आधार पर करता है। पहला, शासन सत्ता या सर्वोच्च पद या संप्रभुता का निवास कितने व्यक्तियों में निहित है, और दूसरा, राज्य का उद्देश्य सार्वजनिक हित या स्वार्थ साधन। क्वेश्चन नंबर 37 में है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं संवैधानिक शासन की हैं? यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। यह विधि द्वारा संचालित साधन है, यह व्यक्ति की ओर से सत्ता को सीमित करता है, और तीसरा स्टेटमेंट है इसमें निर्वाचित राज्याध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर आपको कोड की सहायता से आपका सही जवाब होगा विकल्प संख्या बी, यानी कि 1 और 2 यहाँ पर सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में है, निम्नलिखित में से किस कारक ने हाल के वर्षों में संसदीय कार्यपालिका की शक्तियों की अभिवृद्धि में योगदान दिया है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विकल्प संख्या ए, एक सुसंगठित दलीय व्यवस्था का आविर्भाव। क्वेश्चन नंबर 39 में है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई है? सही जवाब होगा विकल्प संख्या डी, चार्टर एक्ट 1833। आपको बता दें कि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को एक विधि आयोग की स्थापना का अधिकार दिया गया। विधि आयोग की स्थापना के बाद मैकाले को उसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। परिषद में चौथे सदस्य यानी विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, लेकिन उसे विधि संबंधी मामलों के अतिरिक्त परिषद में भाग लेने और मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। क्वेश्चन नंबर 40 में है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? आसान सा सवाल है, आंसर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यह भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों का सर्वोच्च न्यायालय था। 1935 के अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको सूची 1 और 2 के साथ मैच करवाना है। एक तरफ आपको भारतीय संघवाद पर दृष्टिकोण दिया गया है, दूसरी तरफ आपको लेखक दिए गए हैं। कहने का मतलब है कि कौन से लेखक भारतीय संघवाद पर क्या अपना दृष्टिकोण रखते हैं, इस बात को आपको मैच करवाना है। तो सही जवाब आपका कोड की सहायता से हो जाएगा विकल्प संख्या डी, 4213। क्वेश्चन नंबर 42 में है, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, लेकिन यह स्वतंत्रता अंतर्निहित होती है अनुच्छेद किसमें निहित होती है? तो सही जवाब होगा विकल्प संख्या ए, अनुच्छेद 19(1)(a) में। क्वेश्चन नंबर 43 में है, भारतीय संविधान के 13वें अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संबंध में सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या सी, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट के। अनुच्छेद 13 इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त उन सभी विधियों और कार्यपालिका के आदेशों की जो मूल अधिकारों से असंगत है, शक्ति, बाह्य और इस प्रकार की असंगति की मात्रा तक शून्य ठहराता है।
क्वेश्चन नंबर 44 में है, किसी मामले में कानूनी कार्यवाही रोकने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा लेख जारी किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, प्रतिषेध है। क्वेश्चन नंबर 45 में है, वर्तमान में किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है। तो सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या सी, अनुच्छेद 39 ख और ग में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों के। यहाँ पर हम आपको बता दें कि वर्तमान स्थिति यह है कि केवल एक नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 39 BC मूल अधिकारों से प्रधान है। शेष सभी सिद्धांत पहले ही की तरह मूल अधिकारों के अधीन हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में है, निम्नलिखित में से कौन एक ही सामान्य प्रक्रिया से अपदस्थ किए जा सकते हैं। कोर्ट की सहायता से आपको सही जवाब देना है। आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी, 1, 2 और 5। यहाँ पर आपको बता दें, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को एक ही सामान्य प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। उन्हें साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर हटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 में है, भारतीय राष्ट्रपति का निषेधाधिकार किस प्रकार का है। तो भारतीय राष्ट्रपति का निषेधाधिकार जो है वो है आपका सभी की तरह से होता है। संपूर्ण निषेधाधिकार है, निलंबन है, जेबी वीटो है। तो इस तरह से ये तीनों वीटो अधिकार प्राप्त है भारतीय राष्ट्रपति को। आंसर आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 में है, निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 49 में है, आधारभूत स्तर पर पंचायती राज का विकास नहीं हो सकता है, इसका कारण क्या है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, अज्ञानता और उदासीनता। आधारभूत स्तर पर पंचायती राज के विकास में अज्ञानता और उदासीनता प्रमुख कारण है, क्योंकि गांव के अधिकांश लोग अशिक्षित हैं, उन्हें पंचायती राज के उद्देश्य का पता भी नहीं है। साथ ही ग्राम के नागरिक इसमें रुचि ही नहीं लेते। अगला और आज के हमारे इस अभ्यास सीरीज का आखिरी सवाल है, निम्नलिखित में से संविधान में राज्याध्यक्ष के लिए निर्वाचन एवं उत्तराधिकार दोनों का प्रावधान है कहाँ पर। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। हम आपको बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का प्रावधान है। 1947 में कांग्रेस ने पुनः राष्ट्रपति उत्तराधिकार कानून पारित करके यह निश्चित कर दिया कि राष्ट्रपति पद में स्थायी रिक्तता होने पर उपराष्ट्रपति शेष अवधि के लिए राष्ट्रपति बन जाता है। तो ये था हमारा आज का अभ्यास सीरीज, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास किया। अगर आपको किसी प्रश्न में जरा सा भी डाउट है तो हमें मैसेज या डाउट वाले सेक्शन में जा कर के ज़रूर लिखें। अगले वीडियो में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।